चलिए समझते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। देखिए एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो कि फिक्स किया गया या फिर रिवाइज किया गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के केस में, तो अंडर सेक्शन 3 हम उसको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट मानेंगे। देखो बेसिक रेट ऑफ वेज यानी कि BWR एंड स्पेशल अलाउंस, किसी भी तरह का स्पेशल अलाउंस। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, वेरी करती है, अर्बन में अलग होती है, रूरल में अलग होती है, ठीक है, या फिर चीज़ें कई बार महंगी सस्ती होती है। इस तरह का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो उसके लिए एक रेट भी डिफाइन कर दिया गया है, एडजस्ट कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट किया जाए तो एट सच इंटरवल्स और उस मैनर में जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, तो वो भी रेट डिफाइन किया जाएगा। आगे देखिए बेसिक रेट ऑफ वेजेस विथ और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मतलब कि BWR प्लस ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे मेन बात की गई है कि कैश वैल्यूज ऑफ कंसेशन, वो कंसेशंस की कैश वैल्यू जो कि सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ में दिया गया कंसेशनल रेट्स पे जहाँ पे ऑथोराइज था। ठीक है, सपोज कीजिएगा एक कंपनी है, वो सपोज कीजिए मिल्क बनाती है, ठीक है। अब वो मिल्क के जो पैकेट्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कम रेट पे देती है, मिल्क एक एसेंशियल कमोडिटी हो गई, ठीक है। अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को या तो कंसेशनल रेट पे दे रही है, ठीक है, या फिर वो उसको मिल्क के पैकेट्स देती है, ठीक, और उसको उसके वेज में ही इंक्लूड मान लिया जाएगा। आगे देखिए एन ऑल इंक्लूसिव रेट, सपोज कीजिए कि कहीं किसी कंपनी ने अपना किसी कंपनी के लिए वेज रेट फिक्स किया गया 4%, ठीक है, लेकिन वो कंपनी दे रही है 5%, तो इसके अंदर बेसिक वेज रेट क्या है, इंक्लूड है, ये इंक्लूसिव रेट हो गया 5%, बाकी 1% इसने क्या करा स्पेशल अलाउंस के लिए या फिर कंसेशंस के लिए इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है कंसिस्ट होगी हमारे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के अंदर। आगे देखिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है और जो कैश वैल्यू है कंसेशंस की इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कंसेशनल रेट पे, उसको कंप्यूट कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट सच इंटरवल्स और उस अकॉर्डेंस में जो कि डायरेक्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने आपको मिल्क प्रोडक्ट्स पैकेट्स का एग्जांपल दिया था, तो मिल्क पैकेट्स की उसका वैल्यूएशन कौन करेगा, क्योंकि देखो कंपनी जो तुम्हें जिस प्राइस पे बेच रही है उस प्राइस पे तो प्रॉफिट इंक्लूसिव है, ठीक है, लेकिन अपने वर्कर्स को थोड़ी आप प्रॉफिट पे बेचे, वहाँ तो आप एसेंशियल कमोडिटीज उन्हें सप्लाई कर रहे हो एज देयर लेबर, ठीक है। आगे समझते हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ये समझाने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि डीए किसी को दिया किसे जाता है। आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, पढ़ रहे हो अपने सेकंड ईयर में, तो आपको डीए का बेसिक मीनिंग तो पता ही होगा, ठीक है। जब इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को टैकल करने के लिए डीए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये रिकमेंड करा गया लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1988 में हुई थी कि एक मैकेनिज्म लाया जाए ताकि वेजेस जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोवाइड कराया जाए बाय लिंकिंग इट टू द राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है उससे उसको लिंक करके। अब जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस हो ये कब एक्शन में आया, 1991 में। यहाँ पे अलाउंस को रिवाइज किया, अब अलाउंस को रिवाइज किया जाता है ट्वाइस अ ईयर। देखिए वंस इन कब एक तो 1 अप्रैल को और उसके बाद 1 अक्टूबर को। अभी जो है प्रेजेंट में 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जिनके अंदर ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का प्रोविजन एप्लीकेबल है। आगे समझते हैं नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स विच विल कंस्टिट्यूट नॉर्मल वर्किंग डे इन केस ऑफ एन अडल्ट कितना होगा, 9 आवर्स, जिसके अंदर 1 आवर का लंच ब्रेक भी इंक्लूडेड होगा। एम्प्लॉयर जो है अलाउ करेगा 1 डे रेस्ट आफ्टर 6 वर्किंग डेज, ठीक है, उसके बाद 1 डे रेस्ट भी अलाउ किया जाएगा। आगे देखिए फर्दर अगर एम्प्लॉयर एक्सट्रैक्ट करता है वर्क 4 घंटे से ज़्यादा और 8 घंटे से कम, तब भी उसे फुल डे वेजेस ही पे करने पड़ेंगे अपनी लेबर को। जो एम्प्लॉयर है वो एक्चुअल वर्क ले सकता है ऑन एनी डे अप टू 9 आवर्स, 9 आवर के अंदर इन 12 आवर शिफ्ट, ठीक है। बट वो क्या करेगा, ही में डबल द रेट ऑफ एनी आवर और पार्ट जहाँ पर उसने काम कराया या तो 9 आवर्स के एक्सेस में, और अगर वीकली बेसिस पे है तो 48 आवर्स के एक्सेस में अगर उसने काम कराया है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें समझिएगा कि अगर वो पर डे के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो 9 आवर्स से ज़्यादा काम करा रहा है, और अगर वीक के अकॉर्डिंग उसको वेजेस दिए जा रहे हैं तो 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए अगर काम कराता है तो उसको डबल रेट देना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझते हैं प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। देखिए यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, 2 ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है वेजेस को फिक्स और रिवाइज करने की। एक तो कमेटी मेथड और दूसरा नोटिफिकेशन मेथड। गवर्नमेंट इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है। कमेटी मेथड के अंदर गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है कमिटीज़ को और सब कमिटीज़ को जो कि उसे नेसेसरी लगते हैं
ताकि वो होल्ड करे, यहाँ से देखिए टू होल्ड इंक्वायरीज, एक तो इंक्वायरीज बिठाए एंड एडवाइज करे उसकी रिस्पेक्ट में कि उसकी फिक्सेशन और रिवीजन के लिए वेज रेट की। आगे देखिए नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे देती है, अपने प्रपोजल को पब्लिश करा देती है कि लोग उसे सजेस्ट करें मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिए फॉर एन एम्प्लॉयमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय, जो कि अफेक्ट होते हैं उससे, एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस ऑन विच जो प्रपोजल है कंटेनिंग सजेशंस और रिकमेंडेशंस को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आफ्टर कंसीडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमिटी और कमिटीज जो कि अपॉइंट करी गई है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए के अंदर, कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है रिसीव्ड बाय इट, जो कि रिप्रेजेंटेशन से इसने रिसीव करी है by it before the date specified in the notification under clause B of that subsection, the appropriate government क्या करेगी, shall by notification the official gazette fix कर देगी, और जो भी केस रहेगा या फिर रिवाइज कर देगी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के केस में, एंड अनलेस जो नोटिफिकेशन है अदरवाइज प्रोवाइड करती है, इट शैल ऑल्सो कम इनटू फोर्स ऑन एन एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, यानी कि जब से उसे इशू किया गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसे एक्सपायरी भी कंसिडर किया जाएगा। आगे देखिए प्रोवाइडेड दैट वेयर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है प्रपोज करती है टू रिवाइज मिनिमम रेट्स वेजेस बाय नोटिफिकेशन मेथड, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगी एडवाइजरी बोर्ड से भी। अब एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एडवाइजरी बोर्ड को फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज, जो कि अपॉइंट करी गई सेक्शन 5 में, और एडवाइस करती है और वो एडवाइस करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट एंड पर्पस की बात करें तो सबसे पहली बात है इसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या रहेगा, एडवाइस करना सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो कि मैटर्स एसोसिएटेड है फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। आगे देखिए इसके कॉम्पोजिशन क्या होगा, CAB के अंदर क्या कौन कौन होंगे, जो कि पर्सन नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, हु शेल इक्वल बी इन नंबर, देखिए 10 एम्प्लॉयर ले लिए और 10 एम्प्लॉय ले लिए तो इक्वल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन है इसके अंदर वो इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन, उसी को क्या करा जाएगा, एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा उस बोर्ड का बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए कॉम्पोजिशन क्या है, कमिटीज़ या बोर्ड की अभी हमने एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी समझी है, अब हम कमेटी या बोर्ड की कॉम्पोजिशन को समझ रहे हैं तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कि इसके जो पर्सन्स हैं वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को, एंड हु शेल बी इक्वल इन नंबर। अब यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी को अपॉइंट किसने करा, CG ने, और यहाँ पे कौन कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। आगे सेम की जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे वो एक्सीड नहीं करेंगे 1/3 इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का, और जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा उन्हीं में से किसी को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे समझते हैं वेजेस इन काइंड। देखिए मिनिमम जो वेजेस होते हैं वो कैश में ही पे करे जाएंगे, और जहाँ पर कस्टम है वेजेस को काइंड में पे करने का, तो चाहे होली और पार्टली इन काइंड, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा ऑथोराइज कर सकती है मिनिमम वेजेस की पेमेंट, चाहे तो हाफ या फुल काइंड के अंदर। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑथोराइज कर देगी प्रोविजन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स, जैसे कि वो मिल्क वाला एग्जाम्पल। ठीक है, इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स। आगे देखिए जो कैश वैल्यू है वेजेस की इन काइंड वो जो और कंसेशंस की इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ जो रेट्स ऑथोराइज किए गए हैं वो शैल बी एस्टिमेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एस्टिमेट किए जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, जितने भी एम्प्लॉयर है वो मेंटेन करेंगे रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स जिसके अंदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए कौन सी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय के पर्टिकुलर्स जो कि उसके साथ एम्प्लॉयड है, जो वर्क परफॉर्म किया गया है उनके द्वारा, जो वेजेस उन्हें पे किए गए हैं और जो रिसीट्स उनसे मिली है, एंड जितने भी पर्टिकुलर्स
एंड उसी फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे, ठीक है। अभी देखिए जो एम्प्लॉयर है वो एग्जिबिट करेगा, यानी इनकी शो करेगा, यहाँ से देखिए क्या कहते हैं, नोटिस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर ये सारे पर्टिकुलर्स होंगे। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब करेगा, किसी भी फैक्ट्री में हो, चाहे वर्कशॉप में हो, प्लेस में हो, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड है किसी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, या फिर आउट वर्कर के केस में फैक्ट्री में या फिर वर्कशॉप पे जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड सारे पर्टिकुलर्स होंगे। ओके, आगे देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, मेड अंडर जो एक्ट में बनाए गए हैं, प्रोवाइड कर सकती है इशू ऑफ वेज बुक और वेज स्लिप्स टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड है किसी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, इन विच एंट्री शैल बी मेड एंड ऑथेंटिकेटेड इन सच वेज बुक्स। तो इसमें एंट्रीज भी की जाएगी, और अपार्ट फ्रॉम दिस वेज स्लिप्स के अंदर ये सारी किसको दी जाएगी, मतलब जो एंट्रीज है, स्लिप्स है, ये किसको प्रोवाइड कराई जाएगी, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ऑल द रजिस्टर्स जो कि बनाए जाएंगे वो प्रिजर्व किए जाएंगे 3 साल तक लास्ट एंट्री की डेट से। आगे समझते हैं इंस्पेक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी पर्सन को जो कि उसे ठीक लगे एज इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है। कौन सी गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखिए किस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए वो डिफाइन कर सकती है उसकी लोकल लिमिट्स, जिसके अंदर उसको अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करना होगा। अब जो इंस्पेक्टर है उसके बिहाफ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला देखिए एंटर, वो एंटर कर सकता है कहाँ पर, ये देखिए यहाँ से, एनी प्रीमिसेस और प्लेस, किसी भी तरह का कोई प्रीमिसेस या प्लेस जहाँ पर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड हैं और उन्हें काम दिया गया है, या फिर आउट वर्कर्स को काम दिया गया है किसी भी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पर वेज रेट फिक्स्ड है इस एक्ट के ज़रिए। और क्या कर सकता है यहाँ पे देखिए किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एनी रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ वेजेस और नोटिस रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट और एग्जिबिटेड बाय or under this act or rules made there under and require the production thereof for inspection। अब यहाँ पे ये लाइन हमारी लगी थी कि रीजनेबल आवर्स पे, ठीक है, रात के 12 बजे जाके इंस्पेक्शन नहीं करेगा, ठीक, विद सच असिस्टेंट्स, और उस असिस्टेंट्स के साथ भी अगर कोई ज़रूरी है तो वहाँ पे उसको लेके जा सकता है असिस्टेंट्स को, जो कि उसके वर्क में उसको हेल्प करे। बट वो असिस्टेंट्स क्या होने चाहिए, बीइंग पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर किसी लोकल या पब्लिक अथॉरिटी की सर्विस में होने चाहिए। आगे देखिए एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को जहाँ पे उसको लगता है कि वो इस प्रीमिसेस में या फिर इस प्लेस पे काम कर सकता है, जहाँ पे उसे ये रीजनेबल बिलीफ हो, कोर्स हो कि ये एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयड है जिससे काम लिया गया है। आगे देखिए कि ये रिक्वायर करता है किसी भी पर्सन को जिसको काम दिया गया था या फिर कोई भी तरह का आउट वर्कर, उससे कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी, टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन जो है जिसके जो कि उसके पार में हो, एम्प्लॉय जो लेबर है उसके पार में ही हो, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ये नहीं कि लेबर जो कंपनी से जुड़े हुए सीक्रेट्स हैं वो वहाँ पे रिवील कर दे, तो जो लेबर के पार में है इन्फॉर्मेशन वही वो बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये देखिए फॉर एंड फ्रॉम होम द वर्क इज़ गिवन आउट और रिसीव, जिसके लिए उसने काम किया है या फिर जिसने उसे काम दिया था उसके नेम और एड्रेस के साथ साथ वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट्स टू बी मेड फॉर द वर्क। आगे देखिए वो सीज कर सकता है कॉपीज़ और रजिस्टर्स को, ले भी सकता है रिकॉर्ड को, वेजेस को, नोटिस को और पोर्शंस को देयरऑफ जो उसे ठीक रेलिवेंट लगते हैं कि किसी क्राइम के ऑफेंस के कंसिडरेशन में ये रेलिवेंट है, मतलब एज अ एविडेंस ये काम कर सकते हैं, जो कि रीज़न दिलाते बिलीव करने का कि कोई भी तरह का ऑफेंस एम्प्लॉयर ने कमिट किया हो, ठीक है। आगे देखिए एक्सरसाइज कर सकता है सच पार्ट्स जो कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो। अब ये जो इंस्पेक्टर रहेंगे बेटा, ये पहला पॉइंट जो था इसका वो किससे रिलेटेड था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। दूसरे पॉइंट में हमने जो रूल्स थे इंस्पेक्टर से जुड़े हुए उनको पढ़े। अब तीसरे में क्या है कि जो भी इंस्पेक्टर है ये डीम्ड होगा एज पब्लिक सर्वेंट, यानी कि ये पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा आईपीसी के मीनिंग के तहत। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एनी पर्सन जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो जिम्मेदार है प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी थिंग हो जो कि इन्फॉर्मेशन दे सकती है इंस्पेक्टर को, तो वो लीगली बाउंड होगा वो करने वो इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरह का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और वो आईपीसी के विद इन रहेगा। देखिए द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ लेबर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर एक्सेट्रा, ये सब क्या है इंस्पेक्टर्स है इस एक्ट के
अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।